हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम 26 जुलाई 2024 को रिलीज हुई रोमांटिक हॉरर थ्रिलर मूवी देखने वाले हैं। मूवी की हीरोइन एक एक्सीडेंट के बाद याददाश्त खो देती है। फिर वो एक सुनसान आइलैंड पर जाती है। वो इस बात से अनजान रहती है कि उसका पति उससे एक भयानक रहस्य छुपा रखा है जो उनके जीवन को खतरे में डाल सकती है। ऐसा क्या रहस्य है, देखने के लिए चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी का नाम है ब्लडी इश्क। मूवी की शुरुआत में हम पानी के अंदर मूवी की हीरो नेहा को देखते हैं, जो अपने वॉइस ओवर में कहती है, मैं बहुत ही हल्का महसूस कर रही हूँ। क्या मरने के बाद ऐसा ही महसूस होता है? मैं मर गई हूँ या फिर मर रही हूँ? मेरी कहानी उसका क्या दुनिया उसे कभी सुन नहीं पाएगी या कोई उसे सुनना चाहेगा? लेकिन मैं अपनी कहानी बताती तो क्या बताती? मेरी कहानी क्या होगी? क्या ये राक्षस के बारे में होगा या लॉस के बारे में? उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उसे बहुत चोट लगी रहती है। 3 हफ्ते बाद दिखाते हैं। ये मूवी का हीरो रोमेश है, जो नेहा का पति है। डॉक्टर आके उसे बताते हैं कि नेहा बिल्कुल ठीक है, धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आ जाएगा, उसे घर लेके जा सकते हो। नेहा को मेमोरी लॉस हुआ है, उसे कुछ याद नहीं, सिर्फ इतना याद है कि रोमेश उसका पति है। रोमेश उसे कहता है कि चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिंदगी का सफर तय कर लेंगे। वो पूछती, मैं पानी में कैसे गिरी? इतनी रात को मैं पानी के पास क्या कर रही थी? वो कहता है, ये एक एक्सीडेंट है, इतना ज्यादा मत सोचो। वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। रोमेश कहता है, मैं कैब बुलाकर लाता हूँ, तुम यहीं पर रहो। वो देखती है उसके पास एक छोटा बच्चा खड़ा रहता है। उसे देख के पूछती है, तुम हॉस्पिटल क्यों आए? उसे देख के हंसता है। अचानक से उस बच्चे का चेहरा भूत की तरह बदलता है और वो कहता है, इस बार तू नहीं बचेगी। वो डरते हुए देखती है, उस बच्चे का चेहरा नॉर्मल रहता है। दोनों हेलीकॉप्टर में जाते हैं। रोमेश नेहा को आइलैंड दिखाकर उसे याद दिलाने की कोशिश करता है। तभी नेहा कहती है, उस आइलैंड में जो घर है वो हमारा घर है ना? वो खुश होता है, फिर कहता है, तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। वो पूछती, उस आइलैंड में और कौन रहता है? वो कहता है, सिर्फ हम और हमारी तन्हाई। दोनों घर के अंदर जाते हैं। वहाँ सारी चीजें बिखरी पड़ी रहती है। रोमेश दरवाजा खोलता है। वो दरवाजा अंदर से बंद रहता है। वो कहता है, तुम यहीं रहो, मैं फ्रंट डोर से अंदर जाकर चेक करता हूँ। नेहा चारों तरफ घूम के देखती है। तभी कोई उसे धक्के मार के दरवाजा बंद कर देता है। वो डर के दरवाजा को ओपन करने की कोशिश करती है। नेहा देखती है कि विंडो में गेट आउट लिखा रहता है। वो विंडो के पास जाती है। तभी अचानक से खून से रंगा एक हाथ विंडो पर आता है। उसे देख के डर जाती है। तभी रोमेश दरवाजा को ओपन करके आता है। उसे डरते हुए देख पूछता है, तुम ठीक हो? वो कहती, हाँ मैं ठीक हूँ। दोनों अंदर जाते हैं। घर में सारा सामान बिखरा हुआ देख नेहा पूछती है, तुम घर को रिनोवेशन कर रहे हो क्या? वो कहता, रिनोवेट नहीं कर सकते, मैं इस बड़े से घर को अलग सा शक्ल दे रहा हूँ। वो बताता है कि कोविड से पहले हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा था, उसके बाद बिजनेस एकदम से खत्म हो गया। बैंक का इंटरेस्ट करते रहा, लेकिन बिजनेस तो पूरा खत्म हो चुका था। पैसे लौटाने का कोई जरिया भी नहीं था। लास्ट मिनट में तुमने जो आइडिया नहीं दिया होता तो आज हमें घर को भी खो बैठते। वो पूछती, क्या आइडिया? वो बताता है, इस घर को होटल में बदलने का। वो पूछती, इस घर को होटल में बदलने का आइडिया मेरा था? वैसे भी घर हम दोनों के लिए बहुत बड़ा है, इसलिए होटल में बदलने का आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। नेहा अपनी पुरानी फोटो को देखकर कुछ याद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। वो कुछ भी फील नहीं कर पाती, इसलिए उसे रोना आता है। रोमेश उसे पियानो बजाने को कहता है। वो कहती, मुझे पियानो बजाना नहीं आता। उसे जबरदस्ती वहाँ पर बैठाता है। वो पियानो में पुराने ट्यून्स बजाने लगती है। ये देख के वो हैरान हो जाती है। रोमेश कहता है, भले तुम्हारा दिमाग पुराने समय को याद न रखे, लेकिन तुम्हारा दिल और तुम्हारा जिस्म सब कुछ जानता है। ये ट्यून तुमने मेरे लिए बनाया था। वो नेहा को बताता है कि वो दोनों कैसे मिले, फिर उन दोनों के बीच कैसे प्यार हुआ। अब वो दोनों एक साथ हैं, फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। नीचे कुछ टूटने का आवाज आता है। वो दोनों जाकर देखते हैं। डोर का ग्लास पूरी तरह से टूटा हुआ रहता है। नेहा हैरान होकर देखती है कि ये कैसा हुआ। रोमेश कहता है, ग्लास को वर्कर्स ठीक से नहीं लगाए होंगे। अगले दिन सुबह वर्कर्स काम करने के लिए आते हैं। रोमेश नेहा को नया फोन देकर कहता है, वैसे तो यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता, अगर इमरजेंसी हो तो पहाड़ के ऊपर जाकर फोन करना। वो उसे पूछती है, शहर में तुम्हारा कौन सा ऑफिस है? हम तो यहाँ होटल बना रहे हैं ना। वो बताता है कि लोगों के कर्जे चुकाने के लिए छोटी सी कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट किया है, बस वहीं पर जा रहा हूँ। पानी देख के नेहा डरने लगती है। कुछ देर बाद वर्कर्स डोर को ठीक कर देते हैं। नेहा जहाँ बैठी रहती है उस ग्लास में खून से रंगा हाथ का प्रिंट रहता है। नेहा बुक्स देखती रहती है। तभी अचानक वो जिस चेयर पर बैठी उसे कोई धकेलता है। वो डर के उठ के देखती है, वहाँ पर कोई नहीं रहता। उसे ऊपर अजीब तरह की आवाज़ आती है। वो ऊपर अपने बेडरूम में जाती है, क्योंकि आवाज़ उसे वहीं से आ रही थी। वो देखती है कि वहाँ पे रखी पेंटिंग में ऐसा दिखता है कि कोई उसके बेड में इंटीमेट हो रहा है। वो मुड़ के बेड में देखती है, वहाँ कोई नहीं रहता। फिर से उसे कोई धक्का मारता है। वो मुड़कर देखती है, नीचे से पियानो की आवाज़ आती है। वो दौड़ते हुए नीचे जाती है। वो देखती कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फिर आवाज़ कहाँ से आई? बुक स्लाफ के पास से एक शैडो क्रॉस होता है। वो देखती है कि एक बोतल लुढ़कते हुए बुक स्लाफ के नीचे चले जाता है। वो उस बोतल को निकालने जाती है। अचानक से वो बोतल अंदर चले जाता है, जिससे वो बहुत डर जाती है। वो बुक स्लाफ के नीचे झुक के देखती है, वहाँ कुछ नहीं रहता। तभी उसके पीछे एक लड़की खड़ी रहती है। उसे देख के वो डर जाती है। वो कहती कि डरो मत, मैं आयशा हूँ, तुम्हारी दोस्त।
वो नेहा से पूछती है, क्या सच में तुम्हें याद नहीं कि मैं कौन हूँ? नेहा कहती, मुझे याद नहीं, मैं याद करना चाहती हूँ लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आता। ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी कुछ दिन पहले शुरू हुई है। आयशा कहती कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम दोनों स्कूल साथ पढ़े थे, कॉलेज के लिए स्कॉटलैंड भी साथ में आए। तुम्हें रोमेश से प्यार हो गया, फिर दोनों ने शादी कर ली। तुम यहाँ आयरलैंड आ गई। जब प्यार मिल जाता है तो बेस्ट फ्रेंड को कौन पूछता है? नेहा उसे पूछती है, तुम मुझे हॉस्पिटल में मिलने क्यों नहीं आई? वो कहती है कि उस समय मैं इंडिया में थी। इंडिया से जब वापस आई तब पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, बस तुम्हें देखने चली आई। नेहा उसे पूछती है, ऐसा लगता है कि तुम्हें रोमेश पसंद नहीं। वो कहती, प्रॉब्लम मेरी तरफ से नहीं, उसकी तरफ से है। आयशा कहती है, फिर से तुम रोमेश के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करूं। वो पूछती है, कोई प्रॉब्लम थी हमारे रिश्ते में? वो कहती, जाने दे। नेहा पूछती है, मुझे मालूम है तुम मुझे कुछ बताने आई हो, तो बताओ ना क्या बताने आई हो। वो नेहा से कहती है, जब से तुम इस घर में आई हो तुम्हें अजीब सी चीजें महसूस नहीं होती है, जैसे डोर के ग्लास का टूटना, रूम में किसी का इंटीमेट होना। वो पूछती, तुम्हें ये सब कैसे मालूम? वो बताती है कि घर में जो भूत है वो तुमसे नफरत करती है। नेहा उससे पूछती है कि ये सब मुझे रोहन ने क्यों नहीं बताया? वो कहती है कि अगर ये घर होटल में नहीं बदला तो वो बैंकरप्ट हो जाएगा। नेहा उससे पूछती है, मुझसे ज्यादा उसे इस घर की चिंता थी? वो कहती, हाँ, इसलिए तो तुम उसे छोड़ना चाहती थी। वो कहती, क्या मैं उसे छोड़ना चाहती थी? वो कहती, हाँ, आज नहीं तो कल तुम्हें पता चल जाएगा कि रोमेश कैसा है, और मेरा तेरे लिए डरना सही। रात को नेहा एक लिफ्ट को देखती है जो बंद रहता है। रोमेश कहता है कि ये सालों से बंद पड़ा है, ये बस ग्राउंड फ्लोर तक ही जाता है, वहाँ से बेसमेंट। इस घर में बहुत सारे राज हैं, मुझे जानना है। वो कहते, इस घर में कोई राज नहीं है, तुम्हें सब धीरे धीरे याद आ जाएगा। वो उससे पूछती है, क्या ये घर हॉन्टेड है? जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से कुछ अजीब हो रहा है, जैसे कोई मुझे चोट पहुँचाना चाहता हो। रोमेश पूछता है, क्या कोई यहाँ आया था तुमसे मिलने? वो कहती, हाँ, आयशा आई थी मुझसे मिलने। वो हंसते हुए आयशा का लेटर पढ़ के सुनाता है। लेटर पढ़ के उसे पता चलता है कि शुरू से ही आयशा रोमेश को पसंद नहीं करती थी। रोमेश उसे बताता है कि वो तुमसे बहुत जलती थी, वो तुम्हारे साथ स्कॉटलैंड आई थी, लेकिन तुम्हारे सपने पूरे हुए, उसे कुछ नहीं मिला, वो वापस इंडिया चली गई। नेहा उसकी बात मान लेती है। नेहा को कुछ अजीब आवाज़ सुनाई देती है। वो बाहर आकर देखती है, लिफ्ट चालू रहता है। उसे देख के बहुत आश्चर्य होता है। वो लिफ्ट से नीचे ग्राउंड फ्लोर में आती है। वहाँ पर एक डोर रहता है जिसे जंजीर से बांध के लॉक करके रखे हैं। नेहा डोर से बाहर देखती है। बाहर उसे समुद्र दिखाई देता है। एक स्पिरिट का हाथ उसे छूकर जाता है। वो डर जाती है। वहाँ उसे एक विजिटिंग कार्ड मिलता है जिसमें स्कॉटलैंड पुलिस डिपार्टमेंट लिखा रहता है। ये कार्ड देवदत्त सिन्हा का है। नेहा उस कार्ड को लेकर सोच में पड़ जाती है। रोमेश ने कहा था कि यहाँ कोई राज नहीं है, कोई उसे बार बार छूकर जाता है। आयशा ने कहा था कि घर हॉन्टेड है, लिफ्ट का अपने आप ऑन होना। रोमेश का कहना कि यहाँ कोई भूत ऊत नहीं है। नेहा पुलिस से मिलने जाती है, लेकिन पानी को देख उसे याद आता है कि वो पानी में कैसे डूब रही थी। वो डर के घर के अंदर जाती है। वो देखती है कि घर पर आयशा बैठी है। वो कहती है, मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढा, तुम कहीं नहीं मिली, इसलिए मैं बेडरूम में आ गई। वो देखती है कि रोमेश ने जो लेटर पढ़ा था वो टेबल में है। नेहा पूछती है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? वो कहती, यहीं पर रखा था। नेहा उसे कहती है, सुनो आयशा, मुझे नहीं लगता कि एक्सीडेंट से पहले रोमेश के साथ मेरा कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। अगर हुआ होगा तो भी भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है। वो कहती है, तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे और रोमेश के बीच दरार डाल रही हूँ? तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी जान खतरे में है। नेहा कहती है, अगर तुम्हें सच में मेरी फिक्र है तो तुम्हें मेरी और रमेश की जिंदगी में दखल नहीं देनी चाहिए और हमारे बेडरूम से दूर रहना चाहिए। वो कहती, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो। वो वहाँ से जाने लगती है। फिर मुड़कर कहती है, मैंने नोटिस किया कि तुम्हें पुलिस का कार्ड मिल गया है, जाके पूछताछ कर लो, पता चल जाएगा कि मैं सही हूँ या रोमेश। नेहा पूछती है, तुम इस पुलिस ऑफिसर को जानती हो? वो वहाँ से जाने लगती है। नेहा कहती, तुम मेरे साथ क्या गेम खेल रही हो? वो कहती है कि तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ खेल रही हूँ? नेहा कहती है, रोमेश मानने को तैयार नहीं है कि इस घर में कुछ है। तुम बार बार कहती हो कि मेरा और रोमेश का रिश्ता ठीक नहीं है। आयशा कहती है, मैं तुम्हें तकलीफ देने नहीं आई हूँ। तुम्हें इस हालत में देख मुझे तकलीफ होती है। जब मैं इंडिया जाने वाली थी तेरा फोन आया कि तू इंस्पेक्टर से मिली थी, तुम्हें कुछ क्लू भी मिला था। उसके बाद तेरा फोन कट गया, मैं इंडिया चली गई। नेहा पूछती है, मुझे क्या क्लू मिला था? वो कहती है, ये बात तो इंस्पेक्टर देवदत्त ही बता सकते हैं। नेहा इंस्पेक्टर देवदत्त को कॉल करके घर बुलाती है। वो उनको थैंक्स कहती है और कहती है कि आप मेरे लिए इतने दूर आए। वो कहते हैं, अपने देश के लोगों की मदद के लिए इतना तो बनता ही है, वैसे भी मैं आपके फ़ोन का इंतजार कर रहा था। वो पूछती, क्यों? वो बताते हैं, जब मुझे पता चला कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, मैं मिलने हॉस्पिटल आया था, तब मुझे पता चला कि आपकी याददाश्त चली गई है। मुझे ये भी मालूम था कि जब आप घर वापस आएंगे तो आपके मन में ऐसे कई सवाल उठेंगे जिनके जवाब ढूंढने के लिए आप मेरे पास आएंगी। नेहा पूछती है, आपका विजिटिंग कार्ड मेरे पास कैसे आया? क्या हम इससे पहले मिल चुके हैं? वो फ्लैशबैक में बताते हैं। वो नेहा से मिलने के लिए आते हैं। वो बताते हैं कि मैं आपके फादर इन लॉ की डेथ इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ।
नेहा कहती है उनकी डेथ तो एक एक्सीडेंट थी। वो कहते हैं कि पहले ये जान लेते हैं कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे। आपके फादर इन-लॉ बोर हो रहे थे, वो यार्ड उठाए और समुद्र के बीचों बीच चले गए। अचानक से यार्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई और उनकी डेथ हो गई। नेहा कहती जी हाँ। वो कहते हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से यार्ड पे तो शॉर्ट सर्किट हुआ ही नहीं, वहाँ पर आपके फादर इन लॉ की डेड बॉडी मिली, साथ में एक और कोट भी मिला जो आपके फादर इन लॉ की नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर कोई और भी था आपके फादर इन लॉ के साथ। वो पूछती है कौन। वो कहते हैं कि हमें आपके पति पर शक है। नेहा उनसे पूछती है कि आप मेरे पति पर शक कर रहे हैं कि उन्होंने मर्डर किया होगा, अगर ऐसा है तो आपने उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया। वो कहते हैं कि एविडेंस नहीं मिलने की वजह से एक केस क्लोज हो गया। वो पूछती है तो अब वो मर्डर सस्पेक्ट नहीं है। वो कहते हैं कानून की नज़र से नहीं, मेरी नज़रों में है। वो पूछती है क्यों। वो कहते हैं आपकी वजह से, आपने मुझे शक की वजह दी है। जब आपका ये एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले भी आपका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से आपके सर पर चोट लगी थी। मैं तब भी आपसे मिलने हॉस्पिटल में आया। उस दिन आप मुझे बहुत ही डरी हुई लग रही थी। तब मैंने आपसे चोट लगने की वजह पूछी, आपने यही कहा कि फ्लैशबैक में बताते हैं। नेहा रोमेश से पूछती है तुम मर्डर सस्पेक्ट हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वो कहता है पुलिस वाले कुछ भी करते हैं, वो मेरे फादर थे, मैं उनका खून हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, मैं कैसे उनका मर्डर कर सकता हूँ। वो कहती है तुमने इन्वेस्टिगेशन वाली बात मुझसे छुपाई क्यों। वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता, पहले से तुम बहुत ही परेशान हो, बैंक का लोन, रेनोवेशन, और मैं अपना बर्डन क्यों डालूं तुम पर। वो कहती है तुम्हें मालूम है ना इस घर में हर पल मेरी जिंदगी को खतरा है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। वो कहता मुझे फर्क पड़ता है, मैं ये सब छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, मैं यहाँ से जाने की नहीं, इस घर को सेफ करने की बात कर रही हूँ। वो पूछता तो कैसे करूँ, तुम ही बताओ मुझे। वो कहती है पहले मुझे बताओ बेसमेंट में उस दरवाजे के पीछे क्या है, क्यों बंद रखा है उसे, मैं जाकर खोलती हूँ। वो कहता है मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ की सीलिंग कभी भी गिर सकती है, इसलिए मैंने उसे बंद रखा है। वो कहती है नहीं, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसका राज उस दरवाजे के पीछे है। उस दरवाजे को तोड़ने जाती है, उसके हाथ से पुलिस का कार्ड नीचे गिर जाता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, वो नहीं मानती, गलती से उसे धकेल देता है। वो टेबल पर जाके टकरा जाती है। वो जाके उसे माफ़ी मांगता है। देवदत्त कहते हैं उस समय आपने जो मुझे बताया था वो आधा सच था, आप अपने हस्बैंड की सच्चाई छुपा रही थी और उनसे डर भी रही थी। नेहा पूछती है ऐसा क्या खतरा था मुझ पे, वो भी रोमेश से, क्या मेरी जान खतरे में थी, क्या आपको इस बारे में कोई भी आइडिया है। वो कहता नहीं, लेकिन उसके 2 दिन बाद आपका एक्सीडेंट हुआ जिससे आपकी याददाश्त चली गई। आपको शक है कि ये घर हॉन्टेड है, लेकिन याददाश्त खोने से पहले आपको यकीन था कि आपका घर हॉन्टेड है। बदकिस्मती से आपने ना मुझे कुछ बताया ना मैं कुछ जान पाया। आयशा कहती है अब तो कैसे जानेगी कि रोमेश सच्चा है, झूठा है या इनोसेंट है। नेहा कहती है एक ही रास्ता है, मुझे जानना होगा कि इस घर पे जो कब्जा करके बैठी है वो स्पिरिट है किसकी। ऐसा क्या हुआ जो रोमेश को झूठ बोलने पर मजबूर कर रहा है। वो स्पिरिट मेरी जान लेना क्यों चाहती है। वो याद करने की कोशिश करती है। उसे एक डार्क नाइट नाम का एक बुक मिलता है। उस बुक के अंदर गोस्ट डिटेक्टिव का बिल रहता है। वो बिल नेहा के नाम का है, जिसमें नेहा ने 5000 ईरान दिया है। वो रात को कुछ ख्यालों में डूबी रहती है। रोमेश उसके लिए डिनर बनाकर लाता है। वो कहती है मुझे उस एक्सीडेंट पर मर जाना था, हॉस्पिटल का बिल, डॉक्टर, हेलीकॉप्टर वगैरह, ऊपर से रेनोवेशन, बैंक लोन, इन सब के चक्कर से बच जाते। वो उसे कहता है ऐसा क्यों बोल रही हो, ज़्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ खा लो फिर दवाई ले लेना। वो कहती है क्यों दिखावा कर रहे हो। वो कहता है दिखावा नहीं, मेरा प्यार है। वो कहती है तो नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्यार। वो पूछता है ऐसा प्यार मतलब। वो कहती है तुम्हारा प्यार मुझे सच्चाई जानने से रोकता है, तुम्हारी झूठी अच्छाई ने हमारे प्यार पर पर्दा डाल दिया है। तुम्हारा असली चेहरा है क्या। वो पूछता है तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहती है मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो, तुम्हें ये समझ नहीं आया। वो पूछता है फिर से आई थी आयशा तुमसे मिलने। वो कहती है याददाश्त खोने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, सच के कई रूप होते हैं, तुम्हारा, आयशा का, दुनिया का, लेकिन मुझे सिर्फ मेरा सच जानना है, मुझे पता लगाना है कि मेरा सच क्या था। वो वहाँ से बाथरूम में जाकर रोने लगती है। रोमेश देखता है कि लिफ्ट अपने आप ऑन हो रहा है। वो उसे अनदेखा करके चला जाता है। नेहा सुबह घोस्ट डिटेक्टिव को देखने के लिए बाहर आती है। पानी देखकर उसे डर लगता है, लेकिन उसे डर से ज़्यादा अपने बारे में जानना था। वो हिम्मत करके यार्ड में बैठ जाती है। शहर जाकर वो घोस्ट डिटेक्टिव अभय से मिलती है। वो उसे पूछती है कि मैंने आपको हायर किया था क्या, आखिर क्यों। वो बताता है कि मैं और मेरी पार्टनर तनिषा, जो साइकिक है, दोनों आए थे आपके आइलैंड में इन्वेस्टिगेशन करने। नेहा पूछती है उस इन्वेस्टिगेशन में हमें क्या पता चला, कुछ सबूत मिला, पता चले कि स्पिरिट किसकी है। वो कहता है हम जो भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसे रिकॉर्ड करते हैं। वो वीडियो दिखाता है जो उसने शूट किया था
और बताता है कि आपको खुद देख लेना चाहिए कि उस दिन क्या हुआ। उस वीडियो में तनिषा नेहा से कहती है कि 2 दिन पहले आपको एक चीज़ मिली थी जो ना आपकी है ना आपके हस्बैंड की। स्पिरिट, घोस्ट या डिमन अपनी एनर्जी से अपने आप को किसी चीज़ या किसी घर या किसी इंसान के साथ खुद को जोड़ लेते हैं। चलो देखते हैं कि इस लॉकेट में किसी स्पिरिट की एनर्जी बंधी है या नहीं। कैंडल जला के बीच में एक बॉल में सॉल्ट वाटर रहता है। वो बताते हैं कि अगर कोई स्पिरिट इस लॉकेट से जुड़ी हुई है, सॉल्ट वाटर में डालने से उसकी पावर आधी से भी कम हो जाएगी। कल सुबह तक लॉकेट का कलर रेड हो गया तो इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। लॉकेट उड़कर चला जाता है। दोनों उस लॉकेट के पीछे भागते हैं। तभी अचानक से तनिष्का पोसेस हो जाती है और भयानक आवाज़ से चिल्लाने लगती है। नेहा उसे पूछती है, तुम हो कौन? तनिषा उसे दूर फेंक देती है। नेहा वीडियो को देखकर अभय से पूछती है, तनिषा कैसी है? वो कहता है वो ठीक है। आप अपने बेसमेंट के दरवाजे को तोड़ने की बात कर रहे थे। वो रात को अपने घर के लिफ्ट के सामने चली जाती है और कैमरे को ऑन करती है। तभी उसके सामने घोस्ट आती है। वो देखती है कुछ देर में वहाँ कोई नहीं रहता। वो रिकॉर्ड करती है। उसे दिखता है कि कोई पियानो बजा रहा है। वो घोस्ट उसे डराता है। वो नीचे गिर जाती है। बुक्स लाफ के नीचे उसे एक पेन ड्राइव मिलता है। वो देखती है कि उस पेन ड्राइव में क्या है। उसमें रोमेश का वीडियो रहता है। ये घर हॉन्टेड है या नहीं पता लगाने के लिए वो रिकॉर्डिंग कर रहा था। उसे भी यकीन हो जाता है कि घर हॉन्टेड है। नेहा रोमेश से पूछती है, यही पेन ड्राइव ढूंढ रहे थे ना? अब मानोगे ना कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे? वो कहते, मैंने तुमसे झूठ बोला। मुझे मालूम था कि ये घर हॉन्टेड है। इस घर का हॉन्टेड होने का रीज़न मैं नहीं। वो पूछती तो कौन है? वो कहता है तुम हो। मैं इंडिया गया था रियल एस्टेट में कुछ केस हैंडल करने। तब हमारी शादी को 1 साल हो गया था। एक दिन तुम अचानक अपनी ओल्ड फ्रेंड शाइना से मिली। पुराने दोस्तों को नज़दीक आने में वक्त नहीं लगता। एक मुलाकात कई मुलाकातों में बदल गई। तुम रोज़ उसे मिलने लगी। एक शाम तुमने शाइना को आइलैंड पर बुलाया, लेकिन तुम ये नहीं जानती थी कि तुम्हारी पुरानी दोस्त बदल चुकी है। तुमसे मिलना कोई एक्सीडेंट नहीं था, प्लान था उसका। उसने तुम्हारी ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया। तुम्हें पता भी नहीं चला कि उसने कब और कैसे तुम्हारी और उसकी सेक्स वीडियो बना ली। मैं जब इंडिया से वापस आया, शाइना मुझसे मिली और मुझे ब्लैकमेल करने लगी। 50,000 पाउंड्स की मांग की, नहीं तो वो वीडियो को इंटरनेट में डाल देने की धमकी दी। हमारे पास होटल बनाने के पैसे नहीं थे। इतने पैसे मैं कहाँ से लाता? सोचा तुमसे बात करूं। मैं तुम्हें बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। एक दिन तुम आयशा से मिलने गई थी। शाइना यहाँ आई, पैसे की डिमांड की। हम दोनों के बीच झगड़े हाथापाई में बदल गया। मैंने गलती से जोर से धक्का मारा। उसका सर टेबल पर टकरा गया और वो वहीं मर गई। उसकी जान लेना मैं नहीं चाहता था, बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। वो पूछती उस दरवाजे के पीछे क्या है? वो बताता है कि शाइना की लाश। वो बताता है कि शाइना की लाश को मैंने समुद्र में यहीं से फेंका था। हो सकता है उसकी स्पिरिट ने वहीं से कदम रखा हो। वो कहती, इसका मतलब एक्सीडेंट से पहले तुम मुझसे और मैं तुमसे एक दूसरे को बचाने के लिए झूठ बोल रहे थे। वो कहता, हाँ। नेहा रोते हुए कहती है, तुम मुझे कितना प्यार करते हो। मेरे लिए अपने हाथ खून से रंग दिए। तुम्हारे सच्चे प्यार की वजह से मुझे हमेशा तुम्हारे लिए प्यार महसूस हुआ। मेरे शक ने तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम होने नहीं दिया। वो कहता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि अगर दुनिया के सारे गुनाहों के इल्जाम भी अपने सर लेना पड़ेगा तो मैं तुम्हारे लिए हंसते हंसते कर लूँगा। वो कहती, ऐसा नहीं होगा, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। फिर दोनों आउटिंग जाते हैं। एक रोमांटिक सॉन्ग चलता है। एक रेस्टोरेंट में स्टे करते हैं। रात को नेहा को मैसेज आता है, मैं इंडोर पुल के पास तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अगर तुम नहीं आओगी तो मैं तुमसे कल मिलने की कोशिश करूँगी। तुमको लगता है कि तुम खतरे में हो। वो रोमेश को देखती है, वो गहरी नींद में सो रहा है। नेहा पुल के पास जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर एक लेडी खड़ी उसका इंतजार कर रही है। वो बताती है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड आयशा है। ये सुन के वो एकदम शॉक हो जाती है। वो सोचने लगती है कि उसके घर पर जो मिली थी वो कौन थी। वो पूछती है, मेमोरी लॉस के बाद तुमने अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट कोई भी अकाउंट चेक नहीं किया? वो पूछती, कौन से अकाउंट? आयशा पूछती है, तुमने अपने आप को इंटरनेट में ढूंढने की कोशिश नहीं की कि तुम कौन हो, तेरे दोस्त कौन है? नेहा कहती है, अगर तुम सच में आयशा हो तो तुम्हें पता होगा कि मेरे घर पर इंटरनेट नहीं है। वो उसे उसका सोशल मीडिया अकाउंट दिखाती है, जिसे देख के नेहा हैरान हो जाती है क्योंकि वो उस लेडी के साथ रहती है। आयशा कहती है, उस फेक आयशा को लाने की जिम्मेदारी सिर्फ एक इंसान की है। वो पूछती, कौन? वो कहती, तेरा प्यारा पति रोमेश। वो कहती, वो ऐसा क्यों करेगा? जब फेक आयशा तुमसे मिलने आई थी तब तुमने रोमेश को बताया? वो कहती, हाँ। आयशा पूछती, क्या वो सरप्राइज़ हुआ? वो पूछती, वो क्यों सरप्राइज़ होगा? आयशा कहती है, क्योंकि उसे मालूम था कि मैं इंडिया में थी। मैं उसे रोज़ कॉल करके तुम्हारे बारे में पूछती थी, तो मैं तुमसे मिलने कैसे आ सकती हूँ? जब मैंने उसे बताया कि मैं वापस आ रही हूँ, उसने मेरा कॉल अटेंड करना बंद कर दिया। नेहा कहती, रोमेश फेक आयशा को इसलिए लाया होगा क्योंकि वो मुझे सोचने पर मजबूर कर दे कि जो वो चाहता है।
और अपना झूठ मनवाने के लिए प्रेशर कर सके। आयशा पूछती है कौन सा झूठ। वो बताती हैं कि हमारे घर में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है। आयशा कहती है तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, मैं आ गई हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। तेरे घर में जो स्पिरिट है वो किसकी है। नेहा रोते हुए सोए हुए रमेश को देखती है कि क्यों ऐसा कर रहा है। सुबह रमेश रेस्टोरेंट से अपने ऑफिस के लिए निकलता है। नेहा कहती है तुम ऑफिस चले जाओगी तो मैं आइलैंड में अकेले क्या करूँगी। वो कहते यहाँ क्या करोगी। वो कहती इतना सुंदर जगह है, घूमूंगी, स्पा जाऊँगी, सुबह होते ही ट्रेन लेकर तुम्हारे ऑफिस आ जाऊँगी, वहाँ से तुम मुझे घर लेकर आ जाना। रमेश पूछता है तुम अकेली ट्रेन ले पाओगी। वो कहती मेरी मेमोरी लॉस हुई है, मैं स्टूपिड नहीं हूँ। उसके ऑफिस जाने के बाद नेहा आयशा के साथ हॉस्पिटल जाती है। वहाँ एक आदमी काफ़ी समय से कोमा में है। वो 2 वर्ल्ड के बीच का काम करता है, लोगों की हेल्प करने के लिए। हॉस्पिटल वालों ये बात जानकर भी अनजान है, वो आदमी कोमा में है। उसकी बेटी नेहा को देखकर उसके बारे में बताती है कि उसका नाम क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी कब शादी हुई, और कहती है कि जो आदमी कोमा में है वो मेरे पिता हैं, हम दोनों साइकिक मीडियम्स हैं। वो नेहा से कहती है पहले आप उनके बगल में बैठिए, फिर उनका हाथ पकड़िए, आपकी एनर्जी की मदद से उन्हें आपकी समस्या के बारे में जानकारी मिल जाएगी। फिर मैं उनके बगल में बैठूंगी और उनका हाथ पकड़ूंगी। मानसिक रूप से वो मुझे बताएंगे कि उन्हें क्या पता चला है। नेहा उनके पास जाकर बैठती है, फिर उनका हाथ पकड़ती है। कुछ देर बाद जोर से चिल्लाते हैं और रशियन में कुछ कहते हैं। उनकी बेटी बताती है कि अंडरग्राउंड में जाने के लिए वो आपको दूसरा रास्ता अपनाने के लिए कह रहे हैं। तभी नेहा को याद आता है कि बोट गैरेज। वो लेडी बताती है कि बोट गैरेज जाने का एक और रास्ता है। नेहा स्टेशन में बैठी रहती है। आयशा उसके हाथ में टिकट देकर कहती है अब भी वक्त है, मुझे तेरे साथ आने दे। वो कहती है नहीं। रात को जब वो घर लौटती है तो वो देखती है कि रमेश ड्रिंक्स कर रहा है। वो घर के अंदर नहीं जाती, पहाड़ के ऊपर से नीचे देखती है। वहाँ से बोट गैरेज दिखता है, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता बहुत ही खतरनाक रहता है। वो बड़ी मुश्किल से दरवाजे के उस पार जाती है। वहाँ पर एक बोट रहता है, पानी में एक सैंडल के साथ एक लॉकेट लगा रहता है। उस सैंडल सहित लॉकेट को निकालती है, बोट में बैठकर उस लॉकेट को देखती है। तभी एक स्पिरिट उसे पानी में गिरा देता है। वो पानी के अंदर डूबने लगती है। पानी के अंदर एक बॉडी पत्थर से बंधा रहता है। नेहा उसे देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि जिसकी बॉडी यहाँ पर है वही आयशा बन के घर आई थी। वहाँ से सीधा रमेश के पास जाती है और उस लॉकेट को उसके पास उठाकर फेंकती है और कहती है तुम्हें शाबाशी देनी होगी, झूठ पे झूठ बोल रहे थे, थक गए हो ना झूठ बोल के, अब सच बोल ही दो। वो फ्लैशबैक में बताता है रमेश शादी से 1 महीने पहले एक रेस्टोरेंट में बैठा था। वहाँ पर एक पागल आदमी गोली चलाने लगता है, कई लोग मारे जाते हैं। रमेश अपने आप को बचा के कबूड़ में छुप जाता है। वहाँ एक लड़की भी आकर छुप जाती है। वो बहुत डरी रहती है। उसे कांपता देख रमेश उसे पकड़े रहता है। फिर पुलिस आकर उन दोनों को वहाँ से बचा कर ले जाती है। रमेश देखता है कि उस लड़की की पीठ में चोट लगी है। ये देख रमेश उसे अपने घर लेकर जाता है और उसकी चोट में दवाई लगाता है। वो लॉकेट इस लड़की के गले में रहता है। रमेश और उसके पापा के फ़ोटो को देखकर वो पूछती है कि ये कौन है। वो बताता है कि ये मेरे डैड हैं। वो उसका नाम पूछता है। वो कहती है उसके लिए तुम्हें कीमत चुकाना होगा, वाइन पिलाकर। वो वाइन लेने जाता है। वो वहाँ से चली गई रहती है। एक दिन वो रमेश से फिर मिलती है और उसे लिफ्ट देती है। दोनों बातें करते हुए जाते हैं। कुछ लड़के उसे रेस लगाने को कहते हैं। वो बहुत ही तेज़ी से गाड़ी चलाती है। रमेश डर जाता है। वो रमेश से कहती है ऐसे रिस्क नहीं लोगे तो खुद को जिंदा कैसे महसूस करोगे। लाइफ में मज़ा तभी आता है जब हम मौत को छूकर आते हैं। फिर दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। कहते तुम्हारा दिल कितना ज़ोर से धड़क रहा है, बस यही पल हमारा है। इस पल में कोई रूल्स नहीं, कोई लोग नहीं, कोई दुनिया नहीं, सिर्फ हम, बस तुम और मैं हूँ। दोनों किस करते हैं। एक रोमांटिक सॉन्ग चलता है। दोनों इंटीमेट होते हैं। वो रमेश के लिए खाना बनाती हैं। दोनों खाना खाने वाले थे तभी नेहा का फ़ोन आता है। रमेश फ़ोन में बात करता है। वो उसे गुस्से से देखती है, फिर सारा खाना ले जाकर डस्टबिन में डाल देती है और गुस्से से चली जाती है। रमेश एक दिन उसे रास्ते में मिलता है और उसे इग्नोर करके चला जाता है। वो उसके पीछे रोते हुए आती है। फिर दोनों एक साथ रहते हैं। एक दिन वो वापस अपने घर आइलैंड जाता है। वहाँ उसके पिताजी रहते हैं। वो कहते इतने दिनों बाद तू घर वापस आया, 1 महीने में तेरी शादी है और तू घर में दिखाई नहीं दे रहा है। वो कहता मैं शादी की शॉपिंग कर रहा था। फिर दोनों हक करते हैं। रमेश कहता आपके ऊपर फीमेल परफ्यूम की खुशबू आ रही है। वो कहते हैं तुमसे कुछ छुपाना ही मुश्किल है। वो अपनी नई पत्नी को बुलाते हैं। उसे देख रमेश के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये वही लड़की है जिसके साथ वो इतने दिनों तक रहा था। वो बताते हैं कि ये तुम्हारी नई मॉम है, किमाया। रमेश को किमाया पर बहुत गुस्सा आता है।
वो गुस्से से अपने रूम के डोर को क्लोज करता है और अपने आप पर उसे घिन महसूस होता है। वो फेस वॉश करता है। किमाया टवल लेकर आती है। वो उसका गला दबाता है और कहता है, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन तुम तो जानती थी। वहाँ अपार्टमेंट में तुमने फ़ोटो देखा था। तुम जानती थी कि वो मेरे डैड है, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहती, हर लड़की को सच्चा प्यार चाहिए रहता है। मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसा प्यार नहीं मिल पाया। तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मुझे उनसे नहीं, उनके पैसे से प्यार है। मैं अनलक्की हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे डैड से मिलने के बाद तुमसे मिली, फिर तुम मुझे मिले, मेरा प्यार मुझे मिला। वो चिल्लाते हुए कहता है, मुझसे तुमको प्यार नहीं मिलने वाला। अभी के लिए प्यार तुम उस भोली भाली स्वीट इंडियन लड़की से कर लो। वो कहता, चले जाओ मेरे रूम से, मेरी ज़िंदगी से। वो कहती, इतना सीधा साधा बनने की ज़रूरत नहीं। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दे चुके हो, वो भी अपनी शादी के 1 महीने पहले। रही बात इस रूम में आने की, तुम अपने दिल को रोक लोगे, अपने जिस्म को कैसे रोकोगे? वो वहाँ से चली जाती है। रोमेश कहता है कि माया की एक बात तो सच थी, भूल तो हुई थी मुझसे, मैंने धोखा दिया था तुम्हें। कुछ दिनों के लिए मेरी जिस्म की ज़रूरतों ने मुझे अंधा कर दिया। फंस चुका था मैं किमाया की जाल में। वो जानती थी मैं अपने डैड से कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया। शादी करके मैं तुम्हें कैसे इस घर में लेकर आऊँगा? अपने साथ साथ तुम्हें भी किमाया के जाल में कैसे फंसाता? डैड को ज़रूर दुख होगा, लेकिन ये जानना उनके लिए ज़रूरी था। वो उनको देखने जाता है। वो कहते, मुझे मालूम है तुम अपनी नहीं, मेरी शादी की बात लेकर आए हो, क्योंकि मैं अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी किया। लेकिन तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारी शादी में नहीं आएगी जब तक नेहा यहाँ पूरी तरह सेटल नहीं हो जाएगी। ये बात हम अपने तक ही रखेंगे। अब तो खुश होना। वो कहता, मैं इसके बारे में नहीं, किसी और चीज़ के बारे में बात करने आया हूँ। वो कहते, किस बारे में? रोमेश कहते, किमाया के बारे में। वो हैरान होकर पूछते हैं, किमाया के बारे में? वो कहते, बड़ी हिम्मत करके बोल पा रहा हूँ। तभी पीछे से उसके डैड के सर पर किमाया मारती है, जिसे वो वहीं पर मर जाते हैं। रोमेश उसका गला पकड़कर दबाता है। वो कहती है, तुम उनके सामने अच्छा बेटा बनना चाहता था। रोमेश कहता है, मैं तुम्हें जेल भेजूंगा। वो कहती, मुझे भी पुलिस पूछेगी कि क्या हुआ। मैं कहूँगी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझे पूरा हासिल करने के लिए तुमने अपने डैड को मार डाला। तुम अपनी शादी कैंसिल कर दो, फिर तुम और मैं इस सुंदर से आइलैंड पर रहेंगे। ये घर, सारा पैसा हमारा होगा। वो कहता है, मैं जेल जाने से नहीं डरता, मैं पुलिस को सब कुछ बता के रहूँगा। वो कहती है, मैं तुम्हारी और मेरे बीच किसी को नहीं आने दूंगी। वो उसे जोर से धक्का देता है। वो डोर को तोड़ के बाहर गिरती है, वहीं उसकी मौत हो जाती है। वो कहते, एक ही पल में सब कुछ बदल गया। एक नहीं बल्कि 2 लाशें मेरी आंखों के सामने पड़ी हुई थी। उस समय मुझे पुलिस का, जेल का, बदनामी का कोई डर नहीं था, बस तुम्हें खोने का डर था। तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। मुझे तुम्हारे लिए जो करना पड़े मैं करने को तैयार था। मैंने डैड और किमाया की मौत को एक्सीडेंट में बदलने की सोची। दोनों की बॉडी को यार्ड में डालकर बीच समुद्र में ले गया। यार्ड के कुछ वायर को काटकर दोनों बॉडी को आग लगा दिया। फिर अपना मोटर बोट लेके जाने लगा। लेकिन मुझसे 2 गलतियाँ हो गई। मेरा जैकेट यार्ड पर ही छूट गया, और दूसरी गलती, मैंने किमाया को कम समझा था। वो मरकर भी मुझे नहीं छोड़ी, वापस आ गई। किमाया की लाश को छुपाने का तरीका सिर्फ यही था कि मैं उसे इसी पानी में छुपाकर बोट गैरेज को सील कर दूं। जब मौका मिले तो कहीं दूर जाके उसकी बॉडी को ठिकाने लगा दूं। लेकिन किमाया ने मौका नहीं दिया मुझे। मरकर भी वो नहीं मरी। वो कहता, मुझ पर विश्वास करो, मैं बता नहीं सकता कि मैंने खुद से कितनी नफरत की है। आखिरकार तुमने मोटर गैरेज का ताला तोड़ ही दिया और फ्लो बोट के टूटने से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। वो पूछती है, फ्लो बोट के टूटने से या किमाया के स्पिरिट से उलझने से? वो कहते, ये भी हो सकता है, मैंने कई बार सोचा था इसके बारे में। वो कहती, तो ये भी सोचा होगा तुम्हारे ये झूठ मेरी जान ले सकता था। वो कहता, नहीं नेहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देता। वो उसे धकेल देती है। वो कहता है, तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रही हो, मैं उस लायक ही नहीं हूँ। मैं इस घर का डील कर चुका हूँ। मैं खुद ही यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ, यहाँ से बहुत दूर, जहाँ सिर्फ तुम और मैं रहूँ। दूर दूर तक किमाया का नामो निशान नहीं होना चाहिए। जी जान लगाकर कोशिश की, लेकिन हर बार किमाया की स्पिरिट ने मुझे जाने से रोकती थी। वो नेहा को दिखाने के लिए घर के पेपर लेने जाता है। अचानक से रोमेश के चीखने की आवाज़ आती है। वो भागकर वहाँ देखती है। रोमेश जख्मी हालत में रहता है। ये सब किमाया का काम था। वो रोमेश को वहाँ से नहीं जाने देती है, लेकिन रोमेश को हॉस्पिटल लेकर जाना जरूरी था। वहाँ पर किमाया की स्पिरिट आ जाती है। उसे देख दोनों छुप जाते हैं। रोमेश नेहा से कहता है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, वो मुझे नहीं जाने देगी। नेहा को याद आता है कि उसने वीडियो में देखा था, तनिषा ने कहा था साल्ट वाटर से स्पिरिट की शक्ति कम हो जाती है। वो रोमेश से कहती है, तुम चाबी लेके बेसमेंट में जाओ और बोट को तैयार रखो, मैं किमाया को संभालती हूँ। नेहा किचन में जाकर पानी में नमक घोलती है और उसमें लौकेट डाल देती है ताकि किमाया की शक्ति कम हो जाए। वो डरते हुए बाउल को लेकर आती है। चेहरा अपने आप मुँह होता है। उसे देख के वो डर जाती है और उसके हाथ से रखा पानी नीचे गिर जाता है।
नीचे बेसमेंट में रोमेश ताला खोलने की कोशिश करता है। नेहा बाउल को टेबल पर रखकर आग जलाने भागती है। बाउल धीरे धीरे मुंह होता है। रोमेश जंजीर को तोड़ता है। नेहा से लाइटर ऑन ही नहीं होता। वो बाउल मुंह होते रहता है। जैसे ही लाइटर ऑन होता है तभी बाउल नीचे गिर जाता है। वो स्पिरिट नेहा पर हमला करती है। रोमेश दरवाजा खोल देता है। नेहा को देख स्पिरिट हंसती है। नेहा से बहुत दूर लॉकेट गिरा रहता है। नेहा वहाँ पर एक बड़े से चाकू को देखती है। उसे निकाल लेती है। वो स्पिरिट नेहा का पैर पकड़ के घुमाने लगती है। नेहा उस चाकू से लॉकेट को निकालकर आग में फेंक देती है। आग में लॉकेट के गिरते ही स्पिरिट जलने लगती है। नेहा वहाँ से भागते हुए बेसमेंट जाती है। बड़ी मुश्किल से रोमेश बोट पर चढ़ता है। जलते हुए स्पिरिट नेहा का पीछा करते हुए आती है। नेहा बोट में आ जाती है। रोमेश की हालत बहुत ख़राब रहती है। वो कहती चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वो बोट की रस्सी को खोलती है। फिर बोट को ऑन करती है। बोट ऑन नहीं होता। किमाया की स्पिरिट उनके पास आने लगती है। तभी बोट ऑन हो जाता है। वो भी उनका पीछा करते हुए आती है। लॉकेट पूरी तरह से जल जाता है। वो स्पिरिट भी खत्म हो जाती है। अगले सीन में नेहा रोमेश के साथ हॉस्पिटल में रहती है। रोमेश बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है। उसे देख वो खुश होती है। फिर उसे बेड पर बैठाती है। रोमेश नेहा का हाथ पकड़कर कहता है, इसे कहते हैं प्यार की ताकत। रात गई बात गई। नेहा कहती तुम ठीक कर रहे हो, रात तो बीत गई, तुम अपने पैरों पर चल सकते हो, तुम ठीक हो गए हो, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। वो कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत जिंदगी भर रहेगी। वो कहती अब वक्त है तुम्हारी नहीं, मेरी जरूरत के बारे में सोचने का। मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ अपने फ्यूचर को देखने। वो कहता हम दोनों का फ्यूचर एक साथ है। नेहा कहती है कोई भी रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं, प्यार और विश्वास की बुनियाद पर खड़ा रहता है। तुमसे प्यार करना मेरी आदत है, छोड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा। जहाँ विश्वास नहीं वो रिश्ता रिश्ता नहीं। वो वहाँ से चली जाती है। रोमेश चिल्लाता है मेरी गलती है, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। नेहा अपने दिल पर पत्थर रख के जाने लगती है अपने फ्यूचर के लिए। ऐसे ही मूवी खत्म होती है। मूवी देख मैंने सोचा कि नेहा रोमेश को माफ कर देगी और दोनों फिर से एक नई जिंदगी जिएंगे। नेहा की तरफ से देखे तो उसने ठीक ही किया, क्योंकि नेहा ने रोमेश से सिर्फ प्यार किया था। रोमेश भी उसे प्यार करता था, लेकिन उसने उसे धोखा दिया। हर इंसान सब कुछ सह सकता है, लेकिन अगर उसे कोई धोखा दे वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप लोगों की मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली मूवी के साथ। तब तक हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को बहुत सारा प्यार।